फ्रेंड्स, मैं सविता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम अब बहुत ही करीब है, तो आप सब तैयारी में जुटे होंगे। और आज इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये वीडियो लाई गई है, जो कि मैराथन है, जिसमें हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट का एक क्विक रिवीजन यहाँ पर करने वाले हैं। मैंने हर एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने बहुत ही डिटेल में चीज़ों को नहीं लिखा है। जितना हो सकता है उतना ही कम शब्दों में हर एक चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको यहाँ से हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो प्रशासन से आप क्या समझते हैं? प्रशासन को इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एड प्लस मिनिस्टर। अब इन दो शब्दों से मिलकर बना होता है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका अर्थ होता है सेवा करना या दूसरों की सेवा में रत रहना या समाज के बीच में रहकर समाज की सेवा करना। तो ये तो इसका अर्थ हो जाता है, जो आप सभी जानते हैं। मैंने कई बार इस पर अलग से वीडियो बनाई है, डिटेल में वीडियो बनाई है, तो आप ज़रूर देखिएगा। सारी प्लेलिस्ट आप चेक करिएगा और सभी क्लासेस को अटेंड करिएगा। तो देखेंगे, प्रशासन से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जो सद्भावना, सहनशीलता, एक दूसरे के विचारों के आदर, न्याय तथा कार्य एवं वाणी की स्वतंत्रता पर निर्भर होता है। प्रशासन व्यक्ति को सदैव सदाचरण की शिक्षा देता है। जो प्रशासन है, इससे व्यक्ति के अंदर सदाचरण की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए कहा गया कि प्रशासन हमेशा सदाचरण की शिक्षा प्रदान करता है व्यक्तियों को, और उचित मानदंडों को स्वीकार करने के लिए कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रशासन के बारे में। अब जानिएगा कि शैक्षिक प्रशासन किसे कहते हैं। बात आई थी प्रशासन की, तो आपको पता चल गया कि जो सेवा करे या दूसरों की सेवा में रत रहे, वही क्या है? प्रशासन है। तो शैक्षिक प्रशासन का मतलब ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सेवा करे दूसरों की, शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवस्था करे हर एक चीज़ों का देखभाल करे, वही क्या है? शैक्षिक प्रशासन है। तो बहुत ही सिंपल सा है। देखिएगा, कैंपबेल और अन्य विद्वान ने कहा है कि शैक्षिक प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से रिलेटेड लक्ष्य और नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित हैं। यह शिक्षण तथा सीखने के उपयुक्त कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है। साथ ही शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए मानवीय और भौतिक तत्वों की व्यवस्था भी करता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी चीज़ें आवश्यकता होती है, जिन चीज़ों की, उनकी व्यवस्था भी शैक्षिक प्रशासन के द्वारा ही की जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी। और शिक्षण तथा सीखने के उपयुक्त कार्यक्रम को प्रोत्साहित भी करता है। तो कार्यक्रम को भी यही देखता है, उसका प्रोत्साहन प्रदान करता है कार्यक्रम को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य क्या क्या है? तो पहला उद्देश्य है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रमों, क्रियाकलापों और गतिविधियों की भली भांति संचालित करना, शिक्षा संबंधी कार्यों को संपन्न करना, और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति जो हैं, चाहे वह टीचर हो, कर्मचारी हो, चाहे विद्यार्थी ही क्यों ना हो, ये सारे लोग शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य करते हैं। तो इन सभी की सहायता करना इसका उद्देश्य है। आगे देखिएगा, शिक्षा संबंधी नवीन उत्तरदायित्वों को स्वीकार करना, शिक्षा संबंधी नीतियां और योजनाएं बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना, उन्हें कार्य के रूप में लाना। तो ये सारे उद्देश्य हैं। अब अगला प्रश्न है कि शैक्षिक प्रशासन के कार्य लिखिए। शिक्षक, प्रशासक और शिक्षा मर्मज्ञों के समन्वित विवाद व कार्यों को करना, छात्रों का वर्गीकरण एवं उन्नति करना, शिक्षा विभाग के द्वारा शासकीय नियंत्रण की रूपरेखा तैयार करना, प्रधानाचार्य और टीचर, उनकी योग्यता, नियुक्ति और उनकी जिम्मेदारियां, ये सारे कार्य भी शैक्षिक प्रशासन के हैं कि टीचर को उनकी योग्यता के अनुसार उनकी नियुक्ति की जाएगी। पाठ्यक्रम का निर्माण करने का कार्य, समय तालिका यानी कि टाइम टेबल को तैयार करना, कार्यालय का प्रबंध एवं निरीक्षण करना भी कार्य किसका है? शैक्षिक प्रशासन का है।
अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत क्या क्या हैं। तो कार्य के समुचित विभाजन का सिद्धांत, मतलब हर एक कार्य को विभाजित करके उस कार्य को करना। शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति का सिद्धांत, शिक्षकों के व्यवसाय का भी ध्यान रखना। संपूर्ण विद्यालय के कल्याण का सिद्धांत और नीति एवं कार्यक्रम के निर्धारणों में रचनात्मक एवं आशावादी दृष्टिकोण रखना। ये सारे सिद्धांत हैं शैक्षिक प्रशासन के, जो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकताओं को लिखिए। तो शिक्षा को समाज के लिए उपयोगी बनाना भी इसकी आवश्यकता है। शिक्षा प्रक्रिया का संचालन करना, मानवीय व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षा के अंगों में समन्वय करना और लोकतंत्रीय दृष्टिकोण का विकास करना, इन सभी चीज़ों के लिए शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता मानी जाती है। देखिए, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई ऐसी कोई भी आवाज़ आ रही होगी तो इसको आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि मैं आज ऐसी जगह पर बैठी हूँ जहाँ से हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है वॉइस में, तो इसे नज़रअंदाज आप करिएगा आज के लिए। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक प्रशासन या लोकतांत्रिक प्रशासन क्या होता है। तो प्रजातांत्रिक प्रशासन वह प्रशासन है जो कि प्रजातंत्रीय दर्शन व प्रजातांत्रिक सिद्धांतों यथा जैसे कि समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व इस पर आधारित होता है। इस दृष्टि से प्रजातंत्रीय प्रशासन का तात्पर्य एक ऐसे प्रशासन से माना जाता है जो कि सद्भावना, सहनशीलता और एक दूसरों के विचारों के आदर, न्याय तथा कार्य एवं वाणी की स्वतंत्रता पर यह निर्भर माना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हमारे देश में प्रजातंत्रीय संविधान को अपनाया गया था, किंतु केवल संविधान अपनाने से तो कुछ भी नहीं होता है जब तक हर एक व्यक्ति के अंदर प्रजातांत्रिक भावना का विकास ना हो जाए। तो यही क्या है, प्रजातांत्रिक प्रशासन हो जाता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये देखिएगा, पहला प्रकार है शैक्षिक प्रशासन का विकेंद्रित स्वरूप और दूसरा है शैक्षिक प्रशासन का विकेंद्रित स्वरूप। ये क्या होता है, तो देखिए अगर केंद्रित स्वरूप की बात की जाए तो जब शिक्षा व्यवस्था का पूरा दायित्व एक केंद्रीय सत्ता के अधीन होता है तो उसी को हम केंद्रित स्वरूप, प्रशासन का केंद्रित स्वरूप कहते हैं। जैसे कि जब स्थानीय सरकारों को महत्व नहीं दिया जाता और राज्य सत्ता ही शिक्षा पर हावी रहती है तो उसे ही हम प्रशासन का केंद्रीकरण कहते हैं। अगला है विकेंद्रित स्वरूप। तो जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने क्या किया, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के आधार पर स्थानीय निकाय यानी कि लोकल बॉडीज़ को अनेक प्रकार के कार्य प्रदान कर दिया और शिक्षा संबंधी अनेक दायित्वों को सौंप दिया। तो वर्तमान समय में ये लोकल बॉडीज़ जो हैं यही राज्य सरकार की शिक्षा के दायित्व का निर्वाह करती हैं। तो ये था केंद्रित स्वरूप और वे केंद्रित स्वरूप। अगला प्रश्न है, शिक्षा के केंद्र में केंद्र सरकार की क्या भूमिका है शिक्षा के क्षेत्र में। केंद्र सरकार जो है ये विभिन्न देशों के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन को स्थापित करता है। संघीय क्षेत्रों के विद्यालयों की शिक्षा और साधनों की व्यवस्था करता है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार केंद्र तथा राज्य के शैक्षिक कार्यों में समन्वय को भी स्थापित करने का कार्य करता है। तो ये सारे कार्य हैं शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार के। अगला प्रश्न है कि संघीय सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका को बताइए। तो केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण करना और उनकी वित्तीय व्यवस्था करना, राज्य सरकार तथा व्यक्तिगत निकायों के कार्य में सहायता देना, संघीय क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना, केंद्रीय सरकार के द्वारा वैज्ञानिक अथवा प्राविधिक शिक्षा के लिए जिन संस्थाओं को अनुदान पूर्ण रूप से या अंशतः प्रदान किए जाते हैं उनकी देखरेख करना। तो ये सारे कार्य संघ सरकार के हैं। अगला है राज्य सरकार के शिक्षा संबंधी कार्य कौन कौन से हैं। राज्य सरकार के कार्य होते हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए वित्तीय व्यवस्था करना, विभिन्न प्रकार की शिक्षा हेतु अधिनियमों एवं कानूनों का निर्माण करना, शिक्षकों की नियुक्ति करने का कार्य किसका है, राज्य सरकार का है, और विद्यालय की सभी प्रकार की क्रियाओं का निरीक्षण करना एवं परिनिरीक्षण करना,
ये सारे कार्य किसके हैं? राज्य सरकार के हैं, शिक्षा से संबंधित। अगला प्रश्न है, शिक्षा में स्थानीय निकाय यानी कि लोकल बॉडीज़ का क्या कार्य है? तो राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों को प्राथमिक विद्यालय के कर्मचारी, क्लर्क, चपरासी, इन सभी की नियुक्ति और उनके वेतनमान यानी कि सैलरी से रिलेटेड पूरी स्वतंत्रता दे दी है। किसको? लोकल बॉडीज़ को। किसने? राज्य सरकारों ने। तो ये क्या कर सकता है? चपरासी की नियुक्ति कर सकता है, क्लर्क, कर्मचारी, इन सभी की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय में कर सकता है और इनके सैलरी से रिलेटेड भी कार्य कर सकता है। ये निकाय आवश्यकता अनुसार इन कर्मचारियों की संख्या, उनके वेतनमान और उनकी सेवा दशाओं के निर्धारण करने के अधिकारी भी माने जाते हैं। तो ये स्थानीय निकाय के कार्य थे। अगला है, शिक्षा में एनजीओ की क्या भूमिका है? देखिए, एनजीओ का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि गैर सरकारी संगठन है। या तो देखिएगा क्या भूमिका है। तो मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी रहा है, समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति उसमें मौलिक है। अतः मनुष्य स्वेच्छापूर्व अपने और अन्य के हित के लिए समूह और समितियों की संरचना करते हैं ताकि वे पूर्ण और समृद्ध जीवन बिता सकें, जैसे मनोरंजन एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, सामाजिक सेवाएं, व्यावसायिक हितों के वर्धन हेतु निर्मित स्वयंसेवी संगठनों लक्षित है। मतलब यह क्या है? स्वयंसेवी है। स्वयंसेवी गैर सरकारी, मतलब सरकार के द्वारा नहीं है, ये गैर सरकारी संस्था मानी जाती है जो समाज के लिए कार्य करती है। अगला है, आगे देखिएगा, प्रजातंत्रीय प्रणाली युक्त बहुलवादी समाज में सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में एकाधिकार विकसित करने से रोकने के लिए व्यक्ति और राज्य के बीच अंतःस्थ रूप से अनेक स्वतंत्र स्वयंसेवी अशासकीय संगठनों की हमें आवश्यकता होती है। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे कि विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि स्कूल के अंतर्गत जो भी मैनेज किया जाए, जो व्यवस्था की जाए, वही है स्कूल मैनेजमेंट। तो विद्यालय प्रबंध से आशय स्कूल की दिनचर्या, अनुशासन, कार्यालय का कार्य, अध्यापकों के कार्य और आदेश, और विद्यालय का स्तर कैसा है, समाज से विद्यालय का संबंध कैसा है, विद्यालय भवन किस प्रकार का बना है, मेज, कुर्सी, श्यामपट्ट, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था से रिलेटेड होता है विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय के अंतर्गत जिन चीज़ों की भी व्यवस्था की जाएगी वो सब विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आएंगे। चाहे क्लास निर्माण के बारे में देखा जाए कि क्लास कैसी बनी है, उसमें खिड़कियां कैसी लगी हैं, या फिर बच्चों की बैठने की व्यवस्था कैसी है, या विद्यालय में कर्मचारियों की कितनी कमी है, उनकी कितनी अभी आवश्यकता है, या फिर मेज, कुर्सी, श्यामपट्ट, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता कितनी है, इन सभी की व्यवस्था करना विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आ जाएगा। नाम ही ये लिखा है विद्यालय प्रबंधन, तो विद्यालय से रिलेटेड जो भी व्यवस्था की जाए वह विद्यालय प्रबंधन माना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो 20वीं व 21वीं शताब्दी में ज्ञान और विज्ञान की निरंतर अभिवृद्धि ने क्या किया? विद्यालयों के स्वरूप और सामाजिक अपेक्षाओं को बहुत बढ़ा दिया है। क्योंकि ज्ञान और विज्ञान की निरंतर अभिवृद्धि हो रही है, छात्र की संख्या भी बढ़ रही है और छात्र की संख्या में वृद्धि हो रही है। ज्ञान और ज्ञान के हस्तांतरण की तकनीकों के विस्तार ने विद्यालय प्रबंधन के महत्व को और भी बढ़ा दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब संख्या बढ़ रही है छात्रों की, तो विद्यालय में हर एक चीज़ों की आवश्यकता हो रही है, उन सभी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ रही है। विद्यालय प्रबंधन के महत्व क्या सभी चीज़ों ने बढ़ाया है और आज विद्यालय एकल शिक्षक विद्यालय न रहकर विशेषज्ञ शिक्षकों के ऐसे केंद्र बन गए हैं जो किसी विशेषज्ञ प्रबंधक या प्राचार्य के अधीन कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं विद्यालय प्रबंधन की। अगला देखिएगा, विद्यालय समय सारिणी किसे कहते हैं, यानी कि स्कूल टाइम टेबल क्या होता है। स्कूल में जो टाइम टेबल बनाया जाता है कि कोई क्लास कब चलनी है, किस क्लास में कौन सा विषय पढ़ाया जाना है, या खेल कूद का टाइम कब रखना है, या बच्चों को मतलब खेल कूद या कोई भी अन्य कार्यक्रम करवाना है, तो उन सभी चीज़ों का एक टाइम टेबल फिक्स होता है स्कूल के लिए, जिसमें हर एक कार्य समय से हो सकते हैं। और इसके बहुत फ़ायदे होते हैं कि बच्चे अनुशासन में रहते हैं, स्कूल में अनुशासनहीनता नहीं होती है और हर एक चीज़ें व्यवस्थित रूप से रहती हैं। तो उसे ही हम विद्यालय समय सारिणी कहते हैं। देखिएगा, समय सारिणी को स्कूल का एक स्पार्क प्लग कहा जा सकता है।
जिससे स्कूल की समस्त गतिविधियां हरकत में रहती हैं या प्रभावशाली या सही ढंग से कार्य करती हैं। यह वह तालिका है जिससे स्कूल के सारे कार्यों का एक दृष्टि में हमें पता चल जाता है। मोहिउद्दीन ने एक परिभाषा दी है, देखिएगा कि टाइम टेबल को स्कूल की दूसरी घड़ी कहा जाता है। वह उन घंटों को दर्शाता है जिसमें स्कूल का काम होता है। स्कूल दिवस के प्रत्येक पीरियड में, प्रत्येक कक्षा में किस कमरे में क्या होना है और उस काम का इंचार्ज कौन सा अध्यापक करेगा, यह सारी चीज़ें समय सारिणी ही दर्शाती है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक पर्यवेक्षण यानी कि एजुकेशनल सुपरविज़न किसे कहते हैं। देखिए, सुपरविज़न क्या होता है। सुपर प्लस विज़न दो शब्दों से मिलकर बना है। सुपर का मतलब होता है उच्च और विज़न का मतलब होता है दृष्टि। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में उसकी उच्च दृष्टि हो, हर एक चीज़ों का ऑब्जर्व कर सके, हर एक चीज़ों का निरीक्षण कर सके बहुत ही बारीक तरीके से, उसे ही हम शैक्षिक पर्यवेक्षण कह सकते हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण एक जटिल कार्य है जिसके द्वारा मानवीय एवं भौतिक तत्वों को ऐसे ढंग से संजोया जाता है जिससे एक प्रकार की एकता एवं संबद्धता उत्पन्न हो सके। साथ ही वह शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने का कार्य करता है, उन्नत बनाने का कार्य करता है। इसमें केवल टीचर या स्टूडेंट या शिक्षण कार्य की उन्नति के लिए ही नहीं कार्य बल्कि हर एक चीज़ों के लिए कार्य किया जाता है। उन कार्यकर्ताओं की उन्नति के लिए भी कार्य करते हैं जो इस सेवा में लगे हुए हैं। तो इस सेवा में टीचर भी है, कर्मचारी भी है, स्कूल के हर एक जो स्कूल के कार्य में लगे हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो लगे हुए हैं, उन सभी की देखरेख करना, उन सभी को ऑब्जर्व करना और उनकी जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का कार्य शैक्षिक पर्यवेक्षण करता है। अगला प्रश्न है, समय सारिणी का महत्व लिखिए। तो समय सारिणी जो है इसका महत्व क्या है। तो समस्त कार्यों को सुगमता से पूरा करने का कार्य करता है। ये सुगमता से पूरा करने में सहायक होती है। हर एक कार्य टाइम से होता है, बहुत ही अच्छे ढंग से होता है और समय का अधिक से अधिक सदुपयोग हो सकता है। जब हर एक चीज़ें टाइम से होंगी तो टाइम का उपयोग हो सकेगा, सदुपयोग हो सकेगा और टाइम जो है वो ज़ाया नहीं जाएगा, किसी भी समय को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। प्रत्येक विषय का यथोचित महत्व है। जब टाइम टेबल से हर एक चीज़ें होंगी, हर एक विषय को पढ़ाया जाएगा तो किसी भी विषय की अवहेलना भी नहीं होगी। अनुशासनात्मक व्यवस्था में सहायक होता है, मतलब स्कूल में अनुशासन को बनाए रखता है टाइम टेबल। तो ये सारे महत्व थे। अगला प्रश्न है कि विद्यालय बजट क्या होता है, यानी कि स्कूल बजट। तो बजट का आप अर्थ समझते ही हैं, जो हमारे खर्च बचत या जो आय व्यय के हर एक चीज़ का लेखा जोखा रखता है वही बजट कहलाता है, उसके बारे में बताता है। जो ये प्रक्रिया होती है खर्च और बचत की, सारे इन सभी चीज़ों की लेखा जोखा की प्रक्रिया ही बजट कहलाती है। तो विद्यालय बजट का मतलब है कि विद्यालय से संबंधित जो भी खर्च किए जाएं, जो भी बचत किए जाएं, ये सारी चीज़ क्या है, विद्यालय के अंतर्गत आ जाती हैं। कि कितनी लागत लगी है विद्यालय को बनाने में, कहाँ पर कितना खर्च किया जा सकता है और कहाँ पर कितना बचाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें विद्यालय बजट के अंतर्गत ही आती हैं। तो शिक्षा की योजना बना लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण तथ्य उस बात पर होने वाली लागत का इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमें और कितना पैसा हम बचा सकते हैं विद्यालय के लिए, जिससे हम और भी कार्यक्रम कर सकते हैं, विद्यालय के लिए कुछ नई नई योजनाओं का प्लान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है विद्यालय बजट के द्वारा। ग्लैडस्टोन ने आय व्यय की महत्ता को, आय व्यय का संबंध केवल गणित से नहीं दिया है, यह तो विविध रूपों में प्रत्येक व्यक्ति एवं राज्यों से संबंधित इन्होंने बताया है। अगला प्रश्न है, कक्ष प्रबंध क्या होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है। तो अभी आपने देखा विद्यालय प्रबंधन, जो विद्यालय से व्यवस्था संबंधित थी, जो भी चीज़ें विद्यालय से रिलेटेड थी, समूचे विद्यालय से। अब यहाँ पर क्लासरूम की बात हो रही है, तो क्लासरूम के अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं की जाएंगी बच्चों से संबंधित, चाहे उनको शिक्षकों के द्वारा आदर भाव सिखाना या नैतिक मूल्यों का विकास करना या उनकी कोई सुविधा उनको प्रदान करना क्लास के अंतर्गत, जैसे आप मान लीजिए कि डस्टबिन की व्यवस्था कर देना, तो इससे बच्चों को सुविधा होगी। बच्चों की बैठने की व्यवस्था का ध्यान रखना, तो ये सारी चीज़ क्या हैं, कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत आ जाते हैं, जो सिर्फ क्लासरूम के अंदर की बात होती है, जो शिक्षकों की देखरेख में होता है।
कक्षा कक्ष प्रबंधन एक संगठनात्मक कार्य प्रणाली है जिसमें विविध प्रकार के वातावरण में कार्य किए जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप मन में कुछ विशेष मूल्य विकसित होते हैं, जैसे कि मनुष्यों के लिए आदर, व्यक्तिगत निष्ठा, आत्मनिर्देशन और सामूहिक संशोधन। ये सारी चीज़ें कक्षा कक्ष प्रबंधन के ही अंतर्गत आती हैं, जिसमें टीचर बच्चों को हर एक चीज़ें सिखाने का जिम्मेदारी लेता है। बच्चों की बैठने की व्यवस्था और हर एक चीज़ों की देखरेख की जाती है क्लासरूम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का संप्रत्यय क्या है? तो पर्यावरण तो आप जानते ही हैं, जो हमारे आसपास है, जो चारों ओर से हमें घेरे हुए है, वही पर्यावरण कहलाता है। अब बात हो रही है पर्यावरण शिक्षा की, तो जो चीज़ें हमारे आसपास हैं, चाहे जीव जंतु हों, पेड़ पौधे हों, चाहे मनुष्य हों, या फिर हमारा समाज समुदाय ही क्यों ना हो, इन सभी के बारे में अध्ययन करना ही क्या है? पर्यावरण शिक्षा माना जाता है। पर्यावरण के साथ जीवधारियों का भी आदान प्रदान होता है और जो भी अंतःक्रियाएं होती हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही क्या है? पर्यावरण शिक्षा माना जाता है। ये किसके अनुसार कहा गया है? चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार। तो पर्यावरण क्या है? जो हमारे आसपास है, जो हमें घिरे हुए है, और उसके बारे में हम अध्ययन करना ही क्या होता है? पर्यावरण शिक्षा कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपदा प्रबंधन क्या है? तो जो डिज़ास्टर्स आते हैं, आपदाएं जो आती हैं, वो मनुष्य को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। आपदाएं चाहे प्राकृतिक हों या मानव के द्वारा आपदाएं हों, सभी में एक बात यह निकल कर आती है कि अब मनुष्य, पशु और संपत्ति या सभी चीज़ों को हानि तो ज़रूर पहुंचाती है, चाहे किसी भी प्रकार की आपदा हो। तो इन आपदाओं की विकरालता को कम तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक भी होती हैं। तो प्राकृतिक चीज़ों को हम बिल्कुल से ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसे कम करने का प्रयास हम मनुष्य कर सकते हैं। तो इसी के बारे में प्रबंध करना, पहले से आपदाएं जो आएंगी उसके पहले ही हम सारी योजनाएं बनाकर चलें कि जब आपदा आएगी तो हम लोगों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, किस चीज़ों का प्रबंध कर सकते हैं जिससे लोगों को सुविधा हो सके। तो जैसे कि बाढ़ आती है, या फिर आप कह सकते हैं मतलब बाढ़ हो सकता है, या फिर भूकंप हो सकता है, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इनमें पहले से हम प्रबंध करके रखें कि अगर भूकंप आश्रित कैसे कर सकते हैं, या अगर बाढ़ आएगी तो वहाँ से लोगों को हम हटा करके एक सुरक्षित स्थान पर कैसे ले जा सकते हैं। ये सारी योजनाएं करना आपदाओं से पहले ही क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन कहलाता है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। देखिएगा, किसी भी आपदा की भीषणता को कम करने तथा इससे प्रभावित मनुष्य, पशु और संपत्ति को बचाने के प्रयासों को आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ले लिया जाता है। हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि आपदा प्रबंधन में हानि को हम नियंत्रण कर सकें, जिसके लिए सभी योजनाएं पहले से तैयार कर ली जाती हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण क्या है? देखिएगा, संरक्षण एक ऐसा प्रयास होता है जिससे प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण शोषण, परिरक्षण और नवीनीकरण संभव होता है। पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम संरक्षित कर सकें, वही क्या है? पर्यावरण संरक्षण है। संरक्षण का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं होता कि संसाधनों का उपयोग रोक दिया जाए, बल्कि उनका उचित और आवश्यक उपयोग ही क्या है? संरक्षण है, जिसके माध्यम से हम केवल वर्तमान में उनका उपयोग कर सकते हैं, ना कि बल्कि भविष्य में भी हम उनका उपयोग कर सकते हैं। चीज़ों को संरक्षित रख के, संभाल के, वो क्या है? संरक्षण होता है। तो वही अगर पर्यावरण संरक्षण की बात हो, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीज़ों का हम संरक्षण करें वही पर्यावरण संरक्षण है। तो ये हमें भविष्य में भी काम आ सकता है, ना कि सिर्फ वर्तमान में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की क्या भूमिका होती है? तो शिक्षक समूह तथा शिक्षण से जुड़े अन्य लोगों की स्वयं का पर्यावरण के बारे में यथेष्ट जानकारी रखना काफ़ी आवश्यक है। चाहे कोई भी हो, शिक्षा से रिलेटेड सभी को पर्यावरण संरक्षण की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। शिक्षक के समय उन सभी स्थितियों का लाभ शिक्षक को उठाना चाहिए जहां पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को जोड़ा जा सकता है। तो शिक्षक की स्वयं की योग्यता, पर्यावरण जैसे कि आवश्यक क्षेत्र की जानकारी को विद्यार्थियों में समाहित कर देने की क्षमता, विद्यार्थियों को इसकी जानकारी देना और रुचि उत्पन्न कर सकने की कुशलता और निपुणता ही विद्यालय की प्रभावी भूमिका
प्रतिपादित कर सकती है। मतलब टीचर क्या करे कि बच्चों को इसकी जानकारी दे कि पर्यावरण संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसमें बच्चे रुचि ले सके, ये सारी चीज़ों को बताना, उनके अंदर इस कुशलता का विकास करना ही क्या है, विद्यालय इसकी भूमिका निभा सकता है। इस तरीके से लोगों को जागरूक कर सकता है, बच्चों को अपने जागरूक कर सकता है। तो इस प्रकार से विद्यालय इसमें भूमिका को निभा सकता है। अगला प्रश्न है, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो देखिएगा, सतत विकास जो निरंतर चलता रहे, एक ऐसा विकास, सतत मतलब कंटिन्यूस होता है, तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट होना ही क्या है, सतत विकास है। प्रौद्योगिकी और समाज द्वारा वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को पूरा करने की पर्यावरण की क्षमता पर लगाई गई सीमाओं की अवधारणा है सतत विकास। विकास की तीव्र गति और उपभोक्ता समाज को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण को कार्य योजना बनाने की मांग रखी है। ब्रुटलैंड प्रतिवेदन का कहना है कि सतत विकास ऐसा विकास है जो भावी पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए योग्यता के साथ कोई समझौता किए बिना परिवर्तन पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वही क्या है, यहाँ पर देखिएगा, सतत विकास कहलाता है। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार क्या है, यानी कि बैलेंस डाइट क्या है? तो एक ऐसा आहार, एक ऐसी डाइट जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्णायक तत्वों की आवश्यकता और नियामक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरी करता है। बैलेंस डाइट वही ना होता है जो हमारे शरीर की ऊर्जा का ध्यान रखे, जो हमारी आवश्यकता है शरीर की उसका ध्यान रखे, पूरी सारे तत्व हमें मिल सके, आवश्यक तत्व, तो वही क्या होता है, बैलेंस डाइट होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार कहा गया कि संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर की वृद्धि, विकास कार्य और स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हों। ये तत्व उसमें मात्रा एवं गुणों में संतुलित रूप में पाए जाते हैं। वही क्या है, संतुलित आहार होता है, जिसमें शरीर की वृद्धि भी हो सकती है, मतलब हर एक चीज़ की वृद्धि हो सकती है, हमारे मानसिक वृद्धि हो सकती है, शारीरिक वृद्धि हो सकती है, संतुलित आहार अगर होगा, एक बैलेंस डाइट होगी तो। अगला प्रश्न है, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं? तो न्यूट्रिशन जो है ये भोजन और पौष्टिक तत्वों व उनमें उपस्थित पदार्थ, उनकी क्रिया व पारस्परिक क्रिया के विज्ञान को पोषण कहा जाता है, जिसमें एक जीव भोजन करता है, उसको पचाकर अवशोषण करता है और शरीर के द्वारा पौष्टिक तत्वों का उपयोग इस प्रकार हो जाता है। पोषण स्तर वह अवस्था है जिसमें किसी मनुष्य के स्वास्थ्य पर शरीर के द्वारा पौष्टिक तत्वों के उपयोग का प्रभाव का बोध होता है, उपयोग के प्रभाव का। तो ये क्या है, पोषण है, जो हमने बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पर देख लिया है। अगला प्रश्न देखिएगा कि योग किसे कहते हैं, अथवा स्वास्थ्य एवं योग की परिभाषा दीजिए। तो ये भी टॉपिक बहुत ही आसान सा है। योग क्या होता है, योगा आप सभी समझते हैं, आप सभी करते भी होंगे। आई होप आप योगा करते होंगे, जिससे हम क्या करते हैं, हमारा मस्तिष्क, हमारा पाचन तंत्र, ये सारी चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित रहती हैं। शरीर में रक्त की कमी होने लगती है, तो इसके लिए भी हमें क्या करता है योग, मतलब हमारा मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। योग एक ऐसा साधन माना जाता है जो मनुष्य को मनुष्य होने का रास्ता दिखाता है और सबके लिए कल्याण की कामना का समावेश करता है। दिन रात की व्यावसायिक भागदौड़ के बीच अगर हम योग कर लेते हैं तो इससे हमारा मानसिक संतुलन भी बना रहता है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं योग के। अब देखिएगा, पातंजल योग दर्शन के अनुसार कहा गया, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, मतलब कि चित्त के ऊपर, अपने मन के ऊपर ही नियंत्रण, अपने मन के ऊपर जो हम नियंत्रण पा सकते हैं, इसी की प्रक्रिया योग कहलाती है। अगर हम अपने मन के ऊपर नियंत्रित कर लें, हमारा मन जो कहता है उसे हम ना करें, बल्कि जो सही है वो चीज़ें करें, तो ये हमें कौन सिखाता है, योग सिखाता है। अपने मन के ऊपर, चित्त के ऊपर नियंत्रण करने की प्रक्रिया क्या है, योग कहलाती है। अगला है, विष्णु पुराण के अनुसार कहा गया कि योगा संयोग इत्युक्तः जीवात्म परमात्मने, मतलब जीवात्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का पूरा मिलन ही क्या है, योग है। विष्णु पुराण के अनुसार कहा गया, यह जीव शक्ति का परम शक्ति के साथ एक एकाकार माना गया।
तो योग जो है ये आधुनिक समाज के लिए बहुत ही महत्व भी रखता है, बहुत ही आवश्यक है आज के समय में योग करना। तो आप सब भी अगर ना करते हो तो ज़रूर करिएगा, जो हमारे मन को शांत रखने का कार्य करता है। आखिर हम कह सकते हैं कि मन को शांत करने की कुशल युक्ति का नाम ही क्या है, योग होता है। तो इसलिए योग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो आप सबको करना भी चाहिए अगर आप ना करते हो तो। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग क्या है? तो आप सभी जानते हैं मलेरिया रोग क्या है, जो एक पैरासाइटिक बीमारी है, जीवाणु के द्वारा फैलता है। यह जीवाणु प्रोटोजोआ जाति का एक कोशिकीय जीव होता है, जो इस रोगाणु को प्लाज्मोडियम हम कहते हैं। इसकी कुछ अवस्थाएं मानव शरीर में तथा कुछ मच्छर के शरीर में पूर्णता को प्राप्त करती हैं। यह जीवाणु शीघ्रता से संख्या में बढ़ता रहता है। मानव शरीर में इस जीवाणु को पहुंचाने वाला कार्य कौन करता है? मादा मच्छर एनाफिलीज करता है। जब इस जाति की मादा मच्छर जो है ये मलेरिया के रोगी को काट लेती है, फिर उसके बाद वह क्या करती है, उसके रक्त को साथ साथ मलेरिया की उत्पत्ति करने वाले पैरासाइट भी चूस लेती है। इसके बाद जब वह किसी रोगी को काटा है उससे मलेरिया के, उसके बाद वह किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर बैठ जाएगी, उसको काटेगी, तो उसने जो भी रक्त वहाँ से निकाला था, जो रोगी था, उसके रक्त को क्या करेगी, वो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर उसको काटेगी तो उसके अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार पैरासाइट उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और मलेरिया फैलता रहेगा। अगला प्रश्न है, तनाव यानी कि स्ट्रेस क्या होता है? देखिएगा, तो तनाव आज सभी के जीवन में, आज के समय में तनाव सभी के पास रहता है, लेकिन किसी के पास कम तो किसी के पास ज़्यादा रहता है। लेकिन 75% लोगों में जो रोग होते हैं उसका कारण तनाव ही माना जाता है। यहाँ तक कि जो हृदय रोगी होते हैं, हार्ट से रिलेटेड जो भी पेशेंट होते हैं, कैंसर के जो रोगी होते हैं, इन सभी में तनाव बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो इसलिए आप सभी अगर तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस कोई भी है, तो उसे निकाल फेंकिएगा। हमेशा खुश रहिए और मस्त रहिए, इससे हम हमेशा खुश रहेंगे, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हम अपने काम पर ध्यान भी दे पाएंगे। तो इसलिए आपको किसी भी चीज़ की, चाहे आपकी परीक्षा हो या फिर आपका सिलेक्शन ना हो रहा हो, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। बस 4-5 घंटे दिन में रोज़ पढ़ाई कर लेना है और कंटिन्यूटी बनाए रखना है। कंटिन्यू अगर आप रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हर एक चीज़ें तैयार होती चली जाएंगी और आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो बहुत हो गई बातें, देखते हैं यहाँ पर लिखा क्या है। तो तनाव एक बहुआयामी प्रक्रिया मानी जाती है, जो मनःस्थिति एवं परिस्थिति के बीच असंतुलन एवं असामंजस्य के कारण तनाव को उत्पन्न करता है। तनाव एक ऐसा द्वंद्व है जो मन और भावनाओं को गहरी दरार पैदा करता है। तनाव अन्य अनेक मनोविकारों का प्रवेश द्वार है। उसमें मन अशांत रहता है, भावना अस्थिर रहती है और शरीर हमारा अस्वस्थ रहता है या अनुभव करता है अस्वस्थता का। ऐसी स्थिति में हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होती है और हमारी शारीरिक व मानसिक विकास यात्रा में भी व्यवधान पड़ता है। तो इससे हमारे शरीर और मन दोनों के लिए यह हानिकारक माना जाता है। तो इसलिए तनाव को कम करने का प्रयास हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर हमारे अंदर तनाव है तो आप इसे कम ज़रूर करिएगा। अगर आपके अंदर भी तनाव है तो आप इसे बिल्कुल भी अवॉइड करिएगा, आप स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टाइफाइड क्या है, इसके लक्षण को बताइए। तो व्यक्ति के शरीर में बैक्टीरिया सक्रिय होते ही रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। प्रारंभिक अवस्था में तो व्यक्ति के सिर में तेज़ दर्द होता है और व्यक्ति बहुत अधिक बेचैनी का अनुभव करता है। सिर दर्द के बाद बुखार भी तेज़ी से आता है। टाइफाइड में कुछ रोगियों के शरीर पर छोटे छोटे सफ़ेद रंग के मोती के दाने भी निकल आते हैं, इसलिए इस रोग को हम मोती छरा के नाम से भी जानते हैं। टाइफाइड के इन बाहरी लक्षणों के अतिरिक्त कुछ आंतरिक लक्षण भी उत्पन्न होते हैं और इस रोग का प्रभाव आंतों पर भी पड़ सकता है। इसलिए इससे आंतों में सूजन और घाव भी हो जाता है। तो इसके बढ़ने से क्या होता है, आंतों में सूजन भी आ जाती है। तो टाइफाइड जो है ये बहुत ही जानलेवा बीमारी आप कह सकते हैं इसे, जिसे आपको बचना है। ये बैक्टीरिया फैलाता है ये रोग को। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ये सेशन, जिसमें आज हमने पूरे पेपर का एक निचोड़ देखा है, हर एक टॉपिक को कवर किया है, चाहे टाइफाइड हो, रोग के बारे में हो या योग के बारे में हो, हर एक चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर की हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आएगी, यहाँ से आपको हेल्प भी मिलेगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे कुछ ऐसे ही मैराथन में
में, जिसमें हम पेपर सेकंड या थर्ड का मैराथन लेकर आएंगे आप सभी के लिए। इसी प्रकार के कुछ प्रश्न हम करेंगे जिसमें हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों आज की ये क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।